हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज MIQ के 8th एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल के नीट एंड JEE में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं। ये सारे के सारे 5 जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड 4th एंड 5th नंबर का जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जब इन 5 क्वेश्चंस को देखेंगे तो सिर्फ क्वेश्चंस को देखना ही हमारा टारगेट नहीं है, कंसेप्ट को सीखना एंड कंसेप्ट को रिवाइज करना मेनली, कि इससे हमारा टॉपिक का रिवीजन हो सके शॉर्ट में। ये भी हमारा एक पर्पस है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी की सारी MIQs एंड मोटिवेशन की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, कोई टफ नहीं है, बट कंसेप्ट क्लियरिंग है और इंपॉर्टेंट है। इस साल के हिसाब से इस पैटर्न पर क्वेश्चन आने की फुल चांस है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड मोल रेशो ऑफ प्रोडक्ट एक्यूमुलेट ऑन कैथोड एंड एनोड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। वो बोल रहा है AgNO3 के एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड एंड एनोड पर जो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है उसका मोल का रेशो क्या है। वेट का रेशो भी पूछ सकता था, मोल का भी पूछ सकता था, हम कोई सा भी निकाल सकते हैं, बट इसका कंसेप्ट हमको आना चाहिए। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एक्वा सॉल्यूशन में तो AgNO3 की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? Ag प्लस NO3 माइनस, एंड एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा, तो वाटर भी होगा तो इसमें H प्लस OH माइनस बनेगा। अब कैथोड एंड एनोड का जो कंसेप्ट है, कैथोड एंड एनोड का ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये जरूर आप याद रखेंगे। कैथोड जो होता है जिससे नेगेटिव रॉड जुड़ी हुई होती है, और कैथोड को बोलते हैं कैथोड मीन्स कैटायन, मतलब यहाँ पर कैटायन एक्यूमुलेट होते हैं। तो कैटायन एक्यूमुलेट होंगे और कैथोड पर कैटायन एक्यूमुलेट होंगे और क्या होगा? रिडक्शन। ये आप जरूर याद रखिएगा। ये पॉइंट अगर आपको याद है, रिडक्शन या अपचयन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स होता है तो कैटायन आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूट्रल होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर इसको रिडक्शन करना है तो रिडक्शन यहाँ होगा, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ये बात आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इन क्वेश्चन से दूसरे टॉपिक्स थर्मोडायनेमिक्स एंड इसके अलावा रेडॉक्स का काफ़ी पार्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन किसका होगा? तो कैटाइन, कैथोड पर कैटाइन एक्यूमुलेट होता है, याद रखेंगे, कैथोड पर कैटाइन और एनोड पर एनाइन। तो कैटाइन 2 है आपके पास, एक ये वाला भी है और एक ये भी है, Ag प्लस भी है, H प्लस भी है। कौन सा वाला कैटाइन एक्यूमुलेट होगा? तो देखिए हम लोग इसका शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं, बट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग में एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके अंदर लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, मेटल्स भी आती हैं, नॉन मेटल्स भी आती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कैथोड एनोड पर कौन सा आएगा। बट मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, सीरीज NCERT में भी दी गई है और जिनको मैंने पहले पढ़ाया है तो उनको मैंने बताई भी है। आप बुक में देख के उस सीरीज़ को याद कर सकते हैं। तो सीरीज़ में ये देखना होता है कि अगर कैटाइन है तो सीरीज़ में जो कैटाइन नीचे आ रहा है वो कैथोड पर जल्दी एक्यूमुलेट होता है। सीरीज में जो कैटाइन नीचे आ रहा है वो कैथोड पर जल्दी एक्यूमुलेट होता है। कंसेप्ट ये है। या तो देखते हैं तो क्या सीरीज में वैसे सारी की सारी मेटल्स ऊपर होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, बट सिल्वर, कॉपर, कुछ ऐसी कैडमियम, कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कि नीचे आती है। तो सिल्वर जो है नीचे आती है, तो इसमें क्या Ag प्लस लिख दूंगा मैं, और इसकी रिएक्शन लिखूंगा। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है तो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे और Ag बन जाएगा। अब बात करता हूं एनोड पर क्या मिलेगा। तो एनोड पर एनाइन मिलेगा। एनाइन मेरे पास कैटाइन में ये वाला हमने सेलेक्ट किया। एनाइन में 2 है, NO3 माइनस है, OH माइनस। कौन सा वाला जाएगा? उस सॉल्यूशन के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो एनाइन NO3 माइनस वाला भी होगा और OH माइनस वाला भी होगा। तो एनोड पर कौन सा एक्यूमुलेट होगा? तो यहाँ पे भी ECS वाला कंसेप्ट लगता है। ECS के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मेटल
नेगेटिव में एनायन में जो जितना ऊपर होगा, कैटायन में नीचे होगा वो एक्यूमुलेट होता है पहले, जबकि एनायन में जो जितना ऊपर होगा वो एक्यूमुलेट होता है, वो एक्यूमुलेट होता है। तो इसकी जो सीरीज होती है एनायन की सीरीज में सबसे ऊपर आता है आई, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर OH माइनस, फिर उसके बाद जितने भी सल्फेट है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ये आते हैं, और लास्ट में आता है फ्लोरीन माइनस। मतलब F माइनस सबसे ज़्यादा नीचे है और I माइनस सबसे ऊपर है। NCERT में इसकी भी सीरीज दी गई है, आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे OH माइनस ज़्यादा ऊपर आता है, NO3 उससे नीचे आता है। बहुत सिंपल इसकी सीरीज है। तो OH माइनस नीचे आता तो डेफिनेटली यहाँ पर OH माइनस एक्यूमुलेट होगा। OH माइनस जब एक्यूमुलेट होगा तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो अभी अपन इसको करेंगे तो मैं तो कर दूंगा, बट आप एक बात याद रखेंगे, जब भी कभी OH माइनस में इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात हो तो आप इसको 2 की फॉर्म में कीजिएगा, तो ये इजी पड़ेगा। और जब भी 2 OH माइनस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो एक H2O, हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाते हैं। एक OH पर एक है तो 2 पर से 2 निकल जाएंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन आपने 2 के लिए लिखी है तो यहाँ पर भी रिएक्शन 2 के लिए लिखना है, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे वही 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर मिलेंगे। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो कैथोड पर हमको क्या मिला, Ag मिला। एनोड पर हमको क्या मिला, O2 को मानते हैं, क्योंकि H2O तो सॉल्यूशन में वापस मिक्स हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड कैथोड की साइड ट्रांसफर हो जाएंगे और कैटायन को मिल जाएंगे। तो बचा क्या रह जाएगा, सिर्फ O2 इस साइड, और कैथोड पर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, Ag। तो ये 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, कैथोड और एनोड पर हमें प्रोडक्ट क्या मिला, कैथोड पर हमको मिला Ag एंड एनोड पर हमको मिला ऑक्सीजन। अब उसने हमसे पूछा है मोल का रेशो, तो इसके मोल क्या हैं, इसके मोल मिले हैं 2 और इसका मोल मिला है हाफ, तो रेशो क्या हो जाएगा 4:1। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट इस बेसिक कंसेप्ट को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इस कंसेप्ट को मैंने इस क्वेश्चन को इस नज़र से सोच के निकाला है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको ECS थोड़ा सा देखना पड़ेगी, आप लोग उसको जरूर याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फैराडे कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो फैराडे के तीनों लॉज हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं, एंड इसको करने के बाद कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा दूसरे टॉपिक का कंसेप्ट भी क्लियर होगा जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। चार्ज को फैराडे में कैलकुलेट करना है एट 3.2 ग्राम O-2 आयन। 3.2 ग्राम O-2 आयन पर जो भी चार्ज उसको फैराडे में बताना है। तो पहले तो आप ये समझेंगे कि जो फैराडे का जो कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, W/E इज इक्वल Q/F इज इक्वल IT/F। कई फॉर्मूले होते हैं, बट उसमें से ये वाला जो फॉर्मूला बॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला बॉक्स आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले बॉक्स पर इस साल क्वेश्चन आएगा। जो इस कंसेप्ट पर अगर क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूला बॉक्स पर आने वाला है, ये आप मान लीजिए। तो पहले इस फॉर्मूला बॉक्स को अपन समझ लेते हैं क्या है। W/E मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जो भी इलेक्ट्रोड्स पर एक्यूमुलेट होगी मेटल, उसका वेट और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो चार्ज अपॉन फैराडे। 1 फैराडे जो होता है 96,500 कूलम के बराबर, तो फैराडे। और Q इज इक्वल IT होता है, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू सेकंड। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज के फ्लो होने की रेट, चार्ज के फ्लो होने की रेट। I क्या है, करंट क्या है, चार्ज के फ्लो होने की रेट। वायर में चार्ज किस स्पीड से जा रहा है, तो जब स्पीड की बात आती है अपॉन में टाइम आता है, तो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल IT। तो Q इज इक्वल IT, तो इससे फॉर्मूला बनाए। कई बार वो क्वेश्चन करंट की फॉर्म में दे देगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब हमको इसमें करंट की कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतने से हो जाएगा, W/E इज इक्वल Q/F। चूंकि एक चीज और अपन पहले ही देख चुके हैं सॉल्यूशन के MIQ में कि W/ वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैं इक्विवेलेंट वेट को EW से लिखते हैं, बट E लिखा रहता है इस टॉपिक में। इन टोटल को इक्विवेलेंट बोलते हैं, तुल्यांक।
इक्विवेलेंट इज इक्वल होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन फेराडे। ये भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट इज इक्वल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्यू अपॉन एफ इज इक्वल आई टी अपॉन एफ। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। चार्ज पूछ रहा है मतलब कि ये पूछ रहा है, तो चार्ज पूछ रहा है तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू फेराडे हो जाएगा। तो वेट क्या है 3.2 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे मैं रखूँगा वेट 3.2 इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑक्सीजन का 32 एंड इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट होता है आपका सॉरी बैलेंसी फैक्टर होता है इसका 2। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऑक्सीजन का वेट आप यहाँ पे 16 भी ले सकते हैं, जरूरी 32 लें, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं, एटम की फॉर्म में है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे 8 टाइम गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। 0.4 इक्विवेलेंट, 0.4 इक्विवेलेंट, और अगर आप इसमें फेराडे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आ जाएगा। हमारा कंसेप्ट इतना था, क्यू निकालना था, W अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू फेराडे इस साइड आ गया, तो वेट रखा, इक्विवेलेंट वेट रखा और फेराडे इस साइड आ गया, तो फेराडे का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.4 फेराडे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। इतना इजी क्वेश्चन है बट उसके बाद भी ये आंसर गलत है। तो शायद मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझ गए होंगे कि आखिर क्या इसमें स्पेशल था। अच्छे टॉपर्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं इतना इजी होने के बाद भी, मतलब 2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो तो मुझे आपको इतना सब बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में कि रिवाइज हो जाए, बाकी 2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं इसका सही कंसेप्ट क्या है। हमारा फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल क्यू अपॉन एफ। हमसे पूछ क्या रहा है, वो क्यू पूछ रहा है, तो क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, W अपॉन इंटू एफ, मतलब वही जो यहाँ लिखा है वही मैंने वहाँ लिखा है, जो मैंने यहाँ लिखा है वही मैंने वहाँ लिखा है। अभी मैंने कोई चेंज नहीं, अभी तक क्वेश्चन सेम है, यहाँ से सेटिंग में चेंज हुई है। अब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे आपने क्या करा कि वेट उठा के रख दिया और इक्विवेलेंट वेट रख दिया और फेराडे से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 0.4, जो कि मैं बोल रहा हूँ गलत है। तो सही क्या है फिर सर, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो उसने आपको दिया 3.2 ग्राम O-2 आयन, तो याद रखिएगा अगर आपने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ठीक से, तो जहाँ पे भी ग्राम आयन आ जाए या ग्राम एटम आ जाए तो उसका मतलब होता है ग्राम आयन या ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। यस, ये जरूर याद रखिएगा, ग्राम एटम ग्राम आयन कंटिन्यू वर्ड आ जाए, कंटिन्यू वर्ड आ जाए जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब मोल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो है 3.2 मोल O-2 हुआ, इसका मतलब ये है, मतलब कि ये मोल है, वेट नहीं है। 3.2 ग्राम जो है वो लग रहा है वेट है, वेट नहीं है, ये 3.2 मोल है। क्यों है सर ऐसे कैसे अपने मन से, अरे अपने मन से नहीं, मोल कंसेप्ट के सिस्टम में है कि अगर कहीं पे भी ग्राम आयन बोल दे, ग्राम एटम बोल दे, ग्राम मॉलिक्यूल बोल दे, तो वहाँ ग्राम को मोल समझना, बात उसकी ट्रिक है, ग्राम को मोल पढ़ो, आपका आंसर सही आने लगेगा। पता कैसे चलेगा सर, कब ये समझना है, तो ग्राम वर्ड के साथ में एटम कंटिन्यू जुड़ा हो, ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मोल, तो आपको मोल समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 3.2 मोल है, मतलब कि वेट नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो अब कैसे करेंगे, तो देखो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट, और ये आपका फेराडे है, ठीक है। तो बस इतना सा आपको पहले ही पता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल होता है मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर। तो मोल कितना है 3.2 ग्राम, बैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो क्या हो गया 6.4। बस मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा, इक्विवेलेंट कितने हैं हमारे 6.4 और फेराडे, आंसर आ गया, ये इसका सही आंसर है। इतना सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
मतलब एक लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, बट इस सिली मिस्टेक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, ये आप मान लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा जिससे कि आप इस चीज़ को कर सकें। जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज जो बार बार आते हैं उनको बेटा एक बार में याद कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक का। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, ये भी फैराडे के लॉज पर बेस्ड है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नर्स इक्वेशन के क्वेश्चंस, जो कि सुपर 2 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इस छोटे से क्वेश्चन को करेंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिंग है एंड अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड बेट रेशो ऑफ प्रोडक्ट एक्यूमुलेट ऑन कैथोड। क्वेश्चन तो इतना ही है, नीचे तो हिंट है, फाइंड बेट रेशो ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का बेट रेशो फाइंड करना है जो कि कैथोड पर एक्यूमुलेट हुआ है। कब? इफ मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 एंड MgCl2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब कि AlCl3 एंड MgCl2 का मोल्टन सॉल्यूशन मतलब इसमें वाटर नहीं मिला है, मतलब ये पिघला हुआ है। तो मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 एंड MgCl2 को सीरीज में जब कनेक्ट किया जाता है, तब उसके बाद में जो कैथोड पर जो मेटल एक्यूमुलेट होगी उसका रेशो बताइए, क्योंकि यहाँ पर दो मेटल्स हैं, तो कौन सी होगी? तो दोनों होंगी, तो उनका रेशो क्या होगा वो अपन को इसमें देखना है। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, बट मैंने आपको क्या बताया कि हमारा कंसेप्ट आपको जरूर याद रखना है। इस टॉपिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, तो W/Q/F=IT/F, इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड होकर आने के चांस है, फुल चांस है। और W/E का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट। अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जब भी कभी 2 या मोर देन 2 सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो जो उनका वेट एक्यूमुलेट होगा, तो वेट को जज करने के लिए उनके इक्विवेलेंट कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए आप कि W/E या इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इक्विवेलेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट। मतलब फंडा ये है, सीरीज से हमको क्या इंटरप्रेट करना है, सीरीज वर्ड से हमको क्या इंटरप्रेट करना है कि उनके इक्विवेलेंट कांस्टेंट होंगे। सीरीज में करंट जो होता है सीधा बिल्कुल इक्वल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो जब दोनों पे बराबर करंट जाएगा तो फिर वो अपने अपने इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे, इक्विवेलेंट उनके इक्वल होंगे। बस यहीं से जब दोनों के इक्विवेलेंट, इसके भी इक्विवेलेंट सेम होंगे, इसके भी इक्विवेलेंट सेम होंगे, तो अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये W/E इनका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की फॉर्म में जब 2 टाइम्स लगाना होता है तो बोल सकते हैं W1/W2 इज इक्वल E1/E2। W1 W2 तो अपन को पूछा उसने वेट पूछा, और वो बोला इसका रेशो इक्विवेलेंट वेट के रेशो के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर, इसके लिए, और फिर इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। तो पहले अपन Al की बात करें तो Al का मॉलिक्यूलर वेट 27 होता है और बैलेंसी फैक्टर 3 होता है। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट 24 और बैलेंसी फैक्टर 2, क्या आ जाएगा? 9/12, मतलब कि 3:4। ये आपका आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन है ये, बट इसमें ये चीज़ जरूर याद रखेंगे, कनेक्टेड इन सीरीज। आप जानते हैं केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के काफ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो उससे मिलती जुलती हैं, तो वही चीज़ यहाँ वहाँ पे भी आती सीरीज, यहाँ पे भी आती सीरीज, वहाँ पे भी सीरीज का वही मतलब होता है, यहाँ पर भी वही होता है, बट केमिस्ट्री की नज़र से होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ आज के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4th नंबर का, इसलिए इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, क्योंकि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्वेश्चन क्या है? इफ Fe+3 Fe+2, मतलब कि Fe+3 से Fe+2 में जाते हैं तो जो E0 दे रहा है वो -0.32 वोल्ट दे रहा है, एंड Fe+2 से Fe में जाते हैं तो E0 दे रहा है -0.46 वोल्ट। मतलब उसने आपको 2 टाइप्स के E0 दिए हैं एक ही एलिमेंट के लिए, एंड अब वो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इफ Fe+3 से Fe में जाएंगे तो E0 क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन है।
तो पहले तो थोड़ा सा आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो इस टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन कि इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। ऐसा हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का जब हमने MIQ बनाया था तो हैश लॉ की बात की थी, हैश लॉ की बात की थी, तो हैश लॉ से अपन स्टडी के क्वेश्चंस को करते थे। तो क्या यहाँ पे भी हैश लॉ लग सकता है? तो जरा एक सेकंड अपन चेक करेंगे इसको। हैश लॉ लगने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जब भी कभी इस तरीके की इक्वेशंस दी जाए तो पहले उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Fe एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा एंड Fe+2 से Fe बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। हमारी डिजायर्ड इक्वेशन क्या है, ये वाली है। तो Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स से क्या बनेगा, Fe। यहाँ पर क्या हैश लॉ लग सकता है? तो हैश लॉ जब लगता था तो क्या होता था, अपन देखते थे कि इधर का डेल्टा एस देखते थे, डेल्टा एस देखते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर भी Fe+2 से Fe+2 कट जाएगा। तो देखोगे आप ऑल ओवर, तो Fe के इन दोनों रिएक्शंस का आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे Fe के +3 के प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस होंगे तो Fe बन रहा है फाइनली। मतलब हैश लॉ लग रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, हैश लॉ तो एनर्जी की प्रॉपर्टी थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो असर्शन रीजन टाइप का IIT एडवांस में आ सकता है, एम्स में भी आने के इसके बहुत चांस थे, बट एम्स का एग्जाम इस साल नहीं होगा। तो हैश लॉ फिर क्या करें, हैश लॉ तो एनर्जी की प्रॉपर्टी, जबकि यहाँ पर आप वोल्टेज की बात कर रहे हैं। यस, तो उसके लिए क्या फंडा है, ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा G = -NFE0। देखिए ये वोल्टेज है और ये एनर्जी है। तो हैश लॉ इस पे लग जाएगा, बट इस पे हैश लॉ बिल्कुल नहीं लगेगा। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हैश लॉ एनर्जी वाली चीज़ों पर ही लगता है, जबकि यहाँ पर वो E0 ही पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे हम, हमारा फंडा क्लियर हो चुका है कि हम इस E0 को G0 में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, अगर नॉट लगा है तो यहाँ पे भी नॉट लगा लेंगे, हम इस E0 को G0 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बस यहाँ से अपना पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, डेल्टा G0 निकालेंगे। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा G0 1 -NFE0 1। सॉल्व कर लूँगा इसको यहीं कि यहीं, -n, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 मोल है, तो 1 F है इंटू E0 क्या है, E1 0.32। तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस में है तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, तो प्लस 0.32 फेराडे। ये आपका डेल्टा G0 1 आ गया। अब डेल्टा G0 2 निकाल लूंगा यहाँ पर, डेल्टा G0 2 क्या हो जाएगा, -NFE0 2। तो देखेंगे यहाँ पे -n, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2 मोल्स। तो यहाँ लिखूंगा 2F और E2 क्या है, -0.46 वोल्ट। तो 0.46 का डबल कर दूंगा, 45 का डबल होता है 90, तो 46 का होगा 92, तो क्या 0.92 फेराडे। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा G0 भी आ गया, डेल्टा G0 2 भी आ गया। अब मुझे इसका डेल्टा G निकालता, इसका यहाँ तक का है ना, तो डेल्टा G इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइंड कर लेंगे डेल्टा G, इसका डेल्टा G फाइंड कर लेंगे, उसके बाद E0 फाइंड कर लेंगे बस। तो इसका डेल्टा G फाइंड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे, हैश लॉ। तो हैश लॉ जब लगाऊंगा, हैश लॉ E0 की फॉर्म में नहीं लगेगा, जरूर याद रखिएगा, डेल्टा G की फॉर्म में लग जाएगा। तो डेल्टा G की फॉर्म में जब लगाऊंगा तो देखते हैं कि ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है, ये डिजायर्ड इक्वेशन है। तो Fe+3 किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में है और रिएक्टेंट की साइड में है, हाँ रिएक्टेंट की साइड में है। तो बोल दूंगा डेल्टा G0 1 प्लस। अब दूसरी चीज क्या है, Fe किस रिएक्शन में है, तो 2 में है, Fe रिएक्शन 2 में है, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, और ये हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है, डिजायर्ड रिएक्शन है। तो Fe कहाँ है, Fe रिएक्शन 2 में है। क्या Fe मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, क्या इसमें प्रोडक्ट में है, यस प्रोडक्ट में है। तो मुझे कोई साइन चेंज नहीं करना, डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, डेल्टा G0 2।
इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा डिजायर्ड डेल्टा जी, इसका बस दोनों का डेल्टा जी प्लस कर दूंगा तो क्या होगा 0.32 प्लस 0.92 इज इक्वल डेल्टा जी नॉट। क्या हो जाएगा इन दोनों का टोटल करूंगा तो 9 और 3 होते हैं 1.2 और 0 to 0 2 क्या हो जाएगा 1.24 आपका डेल्टा जी नॉट हो गया। क्या ये आंसर है? नहीं है ये आंसर। उसने पूछा हमसे ई नॉट था। हाँ, कई बार क्वेश्चन में उसने ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में जिसमें उसने डेल्टा जी नॉट तक ही पूछ के खत्म कर दिया, बट उसने हमसे तो ई नॉट पूछा है। तो जब अब हमको इसका जी नॉट पता चल गया तो ई नॉट निकाल देंगे। इस इक्वेशन के लिए हम वापस अपना फंडा लगा देंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल होता है माइनस एन एफ ई नॉट। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस एन एफ होता है। तो डेल्टा जी नॉट आपका आया 1.24। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं इसमें देखिए 3 मोल्स का ट्रांसफर हो रहा है, इस रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो -3F। 3 से ये कटेगा तो लगभग 0.41 माइनस में फैराडे, ये आंसर हो जाएगा ई नॉट का, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप याद रखिएगा। कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिए जिससे कि आपको एक कंसेप्ट आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जरूर याद रखिएगा इस कंसेप्ट को भी कि हेस लॉ ही इसमें क्यों लगा और हेस लॉ ई नॉट पे क्यों नहीं लगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आज से नहीं हमेशा से है, नीट JEE एडवांस सब के लिए। तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रहा हूँ ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनाया है मैंने। टिपिकल मीन्स डिफिकल्ट नहीं, टिपिकल मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कवर हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है, बट मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा नस्ट इक्वेशन की इक्वेशंस, इसलिए थोड़ा सा इसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन दी गई है 2Fe + 3 + 3I माइनस रिवर्सिबल 2Fe + 2 + I3 माइनस। एक रिएक्शन दी गई है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है K पूछ रहा है। इतना सा क्वेश्चन है। उसने हमको SRP दिए, आयरन के लिए भी दिया है, आयोडीन के लिए भी दिया है, दोनों के SRP दिए। तो उसके लिए क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10Q। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि नस्ट इक्वेशन से डराइव होता है। ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये बात। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, टेम्परेचर जनरली क्वेश्चंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन होता है। आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.3, फेराडे की वैल्यू फिक्स है, सिर्फ n चेंज होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज को रखेंगे और इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10Q। तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए और नस्ट इक्वेशन तो है ही इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में आते हैं तो इस क्वेश्चन में ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और आपसे पूछ भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा है तो क्या करेंगे। तो याद रखिए जब भी इक्विलिब्रियम की बात होती है तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है और उस कंडीशन में ई सेल का भी जो EMF होता है वो जीरो होता है। और जब ऐसा होता है तो Q जो यील्ड ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। ये बात हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी कर चुके थे जब मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताई थी जो इसी से रिलेटेड थी, बॉन्ड टॉप इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम है क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये 2 फॉर्मूले बस मैंने आपको रिवाइज के लिए बताए थे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है कि जब इक्विलिब्रियम है तो हमारा फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम में ये तो जीरो ही होता है, जब ये जीरो है तो ये उठ के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल 0.059 अपॉन n log 10Q। ये अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है
तो हमारा फॉर्मूला बस ये रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे तीनों फॉर्मूले हो गए, तीनों अलग अलग कंडीशंस के लिए। इस फॉर्मूले को आपको जनरली यूज़ नहीं करना है, इसी को यूज़ करना है, और अगर इक्विलिब्रियम है तो फॉर्मूला और छोटा हो जाएगा, ये वाला यूज़ करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या ई नॉट सेल पूछा है उसने, आप सॉरी के पूछा है। पहले तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो क्यू की जगह के लिख दूंगा, इक्विलिब्रियम है तो क्यू की जगह के लिख दिया मैंने। के पूछा है अपन से, तो बाकी चीज़ें रखते हैं। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल उसने अपन को दिया है। ई नॉट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर एसआरपी की फॉर्म में कैथोड हमारा आयरन बनता है तो 0.77 माइनस 0.54, तो कितना आ जाएगा? ये 7 इसमें जाएगा, तो ये आपका 0.23 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका ई नॉट सेल आ गया। सब कुछ है हमारे पास। देखिए ई नॉट सेल मैं लिख देता हूँ, 0.23 इज इक्वल 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? देखिए Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है, और कितने, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बट 2 Fe हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ अपॉन में 2 लिख दूंगा और log 10 K लिख दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको इससे कट कर दूंगा, 2 को, इसको 0.06 समझ सकता हूँ क्या मैं? अरे भाई 59 को 60 नहीं समझ सकते क्या? 59 को 60 नहीं समझ सकते? तो कट कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। बस इसको यहाँ ले आऊँगा तो log 10 K इज इक्वल हो जाएगा 0.23 अपॉन 0.03। इसको डिवाइड कर दूंगा तो स्क्वायर समझिए, 23 को 3 से करना है, समझे ना? अगर 21 होता तो 7 टाइम जाता, पर 23 है तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मेरे ख्याल से 7.4 के आसपास जाएगा। तो 7.4 के आसपास है, तो log 10 K की वैल्यू आ गई। हमारे पास क्या आ गया है? मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमारे पास log 10 K की वैल्यू आ गई है 7.44 आ जाएगा। ये log 10 क्या, अपन को सिर्फ K पूछा है तो log भी सॉल्व करने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्या K हो जाएगा 10 की पावर 7.44। हमेशा याद रखो, log हटाते हैं तो एंटी लॉग में क्या होता है, नीचे 10 की पावर आ जाती है। अब 10 की पावर 7 होती तो एक बार समझ में आता, इजीली कर लेते, पर 10 की पावर 7.44 कैसे सॉल्व करें? तो इसमें भी log का यूज आएगा। log के अकॉर्डिंग अपन 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 0.44 कर सकते हैं। 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 0.44 कर सकते हैं। 10 की पावर 0.44 कर सकते हैं। एक मिनट इसको कैलकुलेशन को ज़रा चेक कर लें। अगर अपन 3 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, बचेगा 2। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में, इसको 7.6 मानेंगे अपन, 7.6 मानेंगे। ये 7.6 है, 7.6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.66। अब 0.66 को सॉल्व करेंगे, मतलब कि कुछ नहीं हुआ, सीधा हमने इसको कैलकुलेट किया तो 7.6 आ रहा है। 7.6 आ रहा है तो log 10 के इज इक्वल 7.6। K की वैल्यू क्या जाएगी? 10 की पावर 7.6, बस 10 की पावर 7.6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कैसे? 10 की पावर 7 अलग कर लिया और 10 की पावर 0.66 को अलग कर लिया। तो 10 की पावर 7 तो 7 ही रहेगा, बस 10 की पावर 0.66 को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें log पता होना चाहिए। log 0.60 वैल्यू होती है log 4 की, एंड 0.68 वैल्यू होती है log 5 की। मतलब आंसर 4 और 5 के बीच में आने वाला है। आंसर 4 और 5 के बीच में आने वाला है। देखिए log 4 होता है 0.60 एंड log 5 होता है 0.68। हमारा क्या है? 0.66 है। इनके बीच में बात करें, इनके बीच में है तो 4.40 से 5.0 के बीच में आएगा, मतलब इसको लगभग 4.8 4.7 मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4.7 इंटू 10 की पावर 7, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग बड़े से बड़े नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो सीरीज जो मैंने आपको बनाई है MIQ की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब मैं आपके लिए दूसरे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस टॉपिक्स लाऊंगा, जिससे कि आपके पास सारे के सारे टॉपिक्स के MIQs इकट्ठे हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके अगर आपके कोई डिजायर्ड टॉपिक है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।